नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह को लगा होगा कि वे 3 आतंकवादियों के मारे जाने की घोषणा कर विपक्ष को चुप करा देंगे। ऑपरेशन महादेव नाम रखकर सवालों को हर हर महादेव के नारे से ढक देंगे। लेकिन लगता है कि विपक्ष ने अब धर्म की आड़ में गढ़े जाने वाले नारों से डरना बंद कर दिया है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने अमित शाह के बनाए माहौल की परवाह नहीं की और अपने सवालों की झड़ी लगा दी। अमित शाह की इस घोषणा के बाद कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी मारे गए हैं, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया वे ऑपरेशन महादेव का समर्थन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि यह ऑपरेशन उसी दिन क्यों हुआ जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा शुरू होती है। हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है? क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगाम हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगाम में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। अखिलेश यादव की तरफ से इतना साफ साफ कह देना मामूली बात नहीं है। वैसे समय में जब हर दलील, हर सवाल को धर्म के नाम पर गढ़े गए नारों से चुप करा दिया जाता है, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से धर्म के नाम पर गढ़े गए नामों और नारों के जाल में खुद को फंसने नहीं दिया। यह बड़ी बात है। विपक्ष को आ गया है, समझ आ गया है कि बीजेपी क्या करती है। हर बार धर्म को आगे कर देती है, यह सोचकर कि अब इसका किसी के पास जवाब नहीं होगा, चुप रहना होगा। सरकार का किसी ऑपरेशन का नाम रखने में जवाब नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, वह नाम भी ऐसा सोचकर रखती है कि कोई सवाल उठाए तो धर्म के विरोध में नजर आने लगे या उसके लिए बताना आसान हो जाए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में उसका यह दांव चला नहीं। उसकी कामयाबी के तमाम दावों पर इतने सवाल उठ गए कि लोकसभा में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सबको जवाब देना पड़ रहा है और फिर भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। जैसे ही अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव की घोषणा की, सदन में बीजेपी की तरफ से हर हर महादेव का नारा गूंजा। नाम रखना या ऑपरेशन में आतंकवादियों को मार देना यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन अमित शाह ने एक बड़ी गलती कर दी। इससे पहले कि विपक्ष इस पर कुछ कहता, अमित शाह ने खुद ही अपना इरादा साफ कर दिया और कह दिया कि आतंकवादियों को मारने की घोषणा से विपक्ष को खुशी नहीं हो रही है। इस पर अखिलेश यादव ने तुरंत टोका तो अमित शाह ने अखिलेश यादव से कह दिया, भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अमित शाह को यह कहने की जरूरत नहीं थी। उन्हें याद रखना चाहिए था कि आतंकी हमले के तुरंत बाद विपक्ष के सभी दलों ने, सभी नेताओं ने
एकजुट होकर सरकार को कड़ा एक्शन लेने के लिए समर्थन दिया था, एकजुटता दिखाई थी। इस समर्थन में पहलगाम के आतंकवादियों को मारना भी शामिल था। अमित शाह को कैसे लगा और इतनी जल्दी क्यों लगा कि आतंकवादी का धर्म देखकर अखिलेश यादव खुश हो जाएंगे? मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। अखिलेश बैठ जाइए यार। अमित शाह ने विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, करना चाहिए था। खुद ही गेंद फेंक रहे थे, खुद ही चौका लगा रहे थे, खुद ही कमेंट्री करने लगे। क्या आतंकवादियों के मारे जाने से विपक्ष खुश होगा? गृह मंत्री को ऐसा क्यों लगा? पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भी धर्म का रंग दिया जा रहा था। आप याद कीजिए, बहुत कोशिश हो रही थी आईटी सेल गोदी मीडिया के जरिए समाज में नफरत की आग को फैला देने की, लेकिन देश की जनता उस वक्त एकजुट हो गई। खुद सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार कहा, विदेश सचिव ने कई बार कहा कि हम इस एकता के बल पर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का इरादा धर्म के नाम पर फसाद करने का था, भारत की जनता को बांटने का था। भारत की जनता ने इसे नाकाम कर दिया और इसे अपनी पहली कामयाबी बता रहे थे। लेकिन अमित शाह ने क्या किया? क्या उन्होंने फिर से कोशिश नहीं की? अखिलेश यादव को क्यों कहा कि आतंकवादी का धर्म देखकर दुखी मत होइए? सुनिए तब सेना ने क्या कहा, तब विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. साफ पता चल रहा था कि इस घोषणा से सभी सवालों को चुप कराने के इरादे से लैस होकर गृहमंत्री आए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि ऑपरेशन महादेव के समय पर सवाल उठेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि विपक्ष और जनता सवाल कर सकती है, लेकिन उन्होंने टारगेट केवल विपक्ष को किया। सीज फायर क्यों हुआ, यह केवल विपक्ष का सवाल नहीं। मोदी समर्थक भी इस सवाल पर खुद का सामना नहीं कर पा रहे हैं, खुद को संतुष्ट नहीं पा रहे हैं। इसलिए अमित शाह ने पहलगाम हमले के आतंकवादियों के मारे जाने की केवल जानकारी नहीं दी, घोषणा नहीं की, बल्कि पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया। उनके जवाब से लग रहा था कि उनके सामने जनता का यह सवाल है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही है, उसी दिन ऑपरेशन महादेव के नाम से पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकवादी मारे जाते हैं। यह सवाल अखिलेश यादव ने किया, लेकिन यह सवाल जनता का भी है। अमित शाह के जवाब से इसका अंदाजा मिल रहा था। किस लैब से क्या जांच हुई, कैसे जांच हुई। 6 वैज्ञानिकों ने दस्तखत किए, गृहमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसे प्रमाणित किया कि मारे गए 3 आतंकवादियों का संबंध पहलगाम हमले से है। तब जाकर गृहमंत्री लोकसभा में इसका ऐलान कर रहे हैं। जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात
फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। 98 दिनों से विपक्ष यही तो पूछ रहा है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी कहां हैं। सरकार ने इन 98 दिनों में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। क्या विपक्ष का पूछना गलत था? याद दिलाना गलत था? बार बार याद दिलाना गलत था कि पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? कोई भी विपक्ष में होता, बीजेपी भी होती तो यही करती जो इंडिया गठबंधन कर रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की बड़ी विफलता है। पहलगाम के बैसारण में सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, इस पर गृहमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, रक्षा मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इतनी सघन है, आतंकवाद को काबू में कर लेने का दावा किया जाता है, फिर भी इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकी इसलिए भी हमले के बाद तुरंत चले गए, फरार हो गए, पकड़ में नहीं आए, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा नहीं थी। इस चूक की जिम्मेदारी 83 दिनों बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ली, और 99 दिनों बाद जब गृहमंत्री ने जिम्मेदारी ली तो उनका यह बयान सुनिए। साफ हो जाता है कि वो जिम्मेदारी लेने की खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो भी तब जब विपक्ष ने हमले के बाद पहले दिन से इसे लेकर दबाव बनाया है। सवाल पूछा है कि इस मामले में सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं मान रही। आपको क्या लगता है, अगर विपक्ष लगातार इस सवाल को लेकर दबाव नहीं बनाता तो क्या अमित शाह जवाब देते? और आप उनका यह जवाब सुनिए कि 98-99 दिनों तक दबाव बनाने के बाद भी अमित शाह जिम्मेदारी ले रहे थे, तो उन्हें बताना चाहिए था कि बैसारण में सुरक्षा कैसे हटी, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी। मगर वही पुरानी रणनीति, कुछ इतिहास की बातों का जिक्र करते रहो और अपनी गलतियों का जिक्र जल्दी से करके निकल चलो। अब मान्यवर, कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है। भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में है, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। 99 दिनों तक अमित शाह ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले वही थे। उन्होंने वहां क्या देखा, क्या वजह पाई, कभी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। जब सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो विपक्ष क्या करेगा? अगर विपक्ष उस दिन से चुप हो जाता तो क्या आप विपक्ष की तारीफ करते, बधाई देते कि विपक्ष चुप है, अच्छा कर रहा है, सवाल एक भी नहीं पूछ रहा है सरकार से। विपक्ष ने रोज यह सवाल पूछा, पहलगाम के आतंकवादी कहां हैं? सवाल यही नहीं, पहलगाम में आतंकवादी कैसे आ गए? अखिलेश यादव ने पूछा, आप पहलगाम के आतंकवादियों को मारने की घोषणा कर रहे हैं, पुलवामा के धमाके में सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, वो आतंकवादी कहां हैं? अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस पर प्रियंका गांधी ने पूछ दिया, यह तो बताइए आपने शरण क्यों दी? गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया, उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी
और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की रणनीति समझिए। एक जवाब गृह मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, एक जवाब रक्षा मंत्री दे रहे हैं, एक जवाब विदेश मंत्री दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। सबके जवाबों से लग रहा है कि सभी बातों के जवाब दे दिए गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। अलग अलग हिस्सों में जवाबों को बांटकर जवाबदेही बांटी जा रही है ताकि पता ही ना चले किसकी चूक क्या थी, किसकी जिम्मेदारी क्या थी। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि पहलगाम में पर्यटक सरकार के आश्वासन के भरोसे जाने लगे थे कि आतंकवाद काबू में है, वहां सुरक्षा तक नहीं थी। क्यों नहीं थी? गोदी मीडिया याद नहीं दिलाएगा, लेकिन अपने पति को गंवा देने वाली गुजरात की इस महिला को क्या अमित शाह की बातों से जवाब मिल गया, मिल रहा है? सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई पुलिस नहीं। जયારે મોટા મોટા नेता આવે कोई वीआईपी માટે પાછળ કેટલી ગાડી ઉપર હેલિકોપ્ટર સેનાથી આલે ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર વીઆईपी માટે જે સર્વિસ સુશીલભાઈ આ લોકો માટે કેમ નથી? નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કીધી કે ઉપર કેટલા લોકો જલ્દી કઈ કરો, અમે ઉપરથી પડતા આખા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નથી। ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી દે છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે, તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં। મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું। જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ નો થાત। કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, આ બધું બની ગયું છે છતાં નીચે જે મિલિટરી હતા એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે ઉપર શું થયું છે। दरअसल बहस के दौरान आप बहुत बातें भूल चुके होते हैं। याद नहीं रहता कि आम लोगों ने उस वक्त क्या सवाल पूछे, विपक्ष ने क्या पूछे। सरकार को लगता है उसकी दमदार आवाज ही सारे सवालों का जवाब है। भले ही सेना को छूट मिली है, लेकिन सेना के ही डिफेंस अटैचे ने इंडोनेशिया में क्या कहा? राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों के कारण हमने विमान गंवा दिए, ये कहा था कि नहीं कहा था? माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही, और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। अमित शाह ने कहा कि आतंकवादी हमले के दिन सरकार ने तय कर दिया कि कोई आतंकवादी बाहर ना जाने पाए। तब तो सरकार को यह भी बताना था तीनों आतंकवादी बाहर से भीतर कैसे आ गए, तब क्यों नहीं उन्हें बाहर से भीतर आने से रोका गया? ये तीनों कहां से आए, साफ साफ यह भी बताना चाहिए था। क्या तीनों पाकिस्तान से आए या किसी और रास्ते से भारत में प्रवेश किया? अमित शाह ने यही कहा कि जिन्होंने भेजा था और जिनको भेजा था, दोनों को ठिकाने लगा दिया गया है। बहरहाल सरकार का दावा है कि पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान, अफगान, जिब्रान तीनों आतंकवादियों को मार दिया गया है। इस अभियान में सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना ने मिलकर काम किया।
प्रियंका गांधी ने अपने सवालों से अमित शाह के बनाए माहौल को धीरे धीरे धरातल पर लाना शुरू कर दिया। आप पहले अमित शाह को सुनिए और फिर प्रियंका गांधी का जवाब। मान्यवर, मैं तो गया था वहां पर जब ये घटना हुई। दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। यही तो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। अमित शाह को लगा कि वे मास्टर स्ट्रोक से लैस होकर आए हैं। गौरव गोगोई ने पूछा था कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटे और सीधे मधुबनी क्यों चले गए, वहां पर चुनावी भाषण क्यों दिया? इस पर अमित शाह का जवाब आप खुद सुनकर तय कीजिए। क्या उनके जवाब में जवाब है या उन्हें भी पता है कि इस बात का कोई जवाब नहीं? क्या वाकई जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से लौटे तो पहलगाम में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए पहलगाम नहीं गए, मधुबनी चले गए? अमित शाह ने सदन में प्रधानमंत्री के भाषण का अंश पढ़कर सुनाया, यह दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पहलगाम की बात की, लेकिन वो हिस्सा नहीं पढ़ा जहां प्रधानमंत्री बिहार की योजनाएं गिना रहे थे, अपनी सरकार की तारीफें कर रहे थे। क्या बीजेपी के समर्थकों को इस तरह की दलील में दम लगता है? वापस आने के 1 महीने बाद तक प्रधानमंत्री मोदी ने उन परिवारों से भी मुलाकात नहीं की। क्या वे उनके घर नहीं जा सकते थे? मधुबनी जाना, सीधे मधुबनी जाना, क्या इतना जरूरी था? मान्यवर, इसके बाद में कल गोगोई जी कहते थे मोदी जी 24 को पहलगाम जाने की जगह बिहार गए। सुनो यार। मान्यवर, मोदी जी जब ये पहलगाम घटना हुई यहां नहीं थे, विदेश में थे। आने के बाद तुरंत सीसीएस बैठक की और मोदी जी जिस दिन बिहार गए उस दिन पहलगाम में कुछ नहीं, कोई नहीं था, सिर्फ राहुल गांधी थे। सारे लोग चले गए थे, सारे लोग वहां से अपने अपने ठिकाने पर चले गए थे। लेकिन अमित शाह ने विपक्ष पर ही निशाना नहीं साधा, अपने रक्षा मंत्री के भाषण को भी जरा ठीक कर दिया। ठीक करने का मतलब यह है कि आज जाहिर कर दिया कि राजनाथ सिंह ने बात तो रखी मगर सही से नहीं रखी। इस तरह से राजनाथ सिंह के जवाब का जिक्र किया जैसे राजनाथ सिंह की जिस बात से बात ना बनी हो, अमित शाह उसे बनाने आए हैं। उम्मीद है राजनाथ सिंह को पता चल गया होगा कि उनके भाषण की कॉपी सरकार के गृहमंत्री भी चेक कर रहे हैं। राजनाथ सिंह को अब अपना भाषण फिर से सुनना चाहिए कि क्या वे घबराते घबराते बता रहे थे भारत की सेना ने आतंकवादियों से जुड़े 100 से अधिक लोगों को मारा है। हमें पुत्ते कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं। अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का कहा। मान्यवर, और इस पर भी गर्व नहीं कर सकते आप? इस पर भी गर्व नहीं कर सकते? इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है,
100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है, अध्यक्षों को। क्या आपको लगता है राजनाथ सिंह घबराते घबराते बता रहे थे 100 से अधिक आतंकवादी, ट्रेनर, हैंडलर मारे गए? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने बहुत सारी बातें की, लेकिन क्या आज देश को पता चला कि पहलगाम में आतंकी हमला क्यों हुआ? कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? जवाबदेही कहीं नजर नहीं आई। सरकार इससे बचती रही। इसलिए पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। विपक्ष के 16 दलों ने क्या मांग की थी? इसलिए संसद के विशेष सत्र की मांग की थी ताकि इसकी कामयाबी के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए सेना को एक स्वर से बधाई दी जा सके। विपक्ष के पत्र में लिखा है, पढ़िए आप उस पत्र को। सरकार को यह याद नहीं रहा, हम याद दिलाना चाहते हैं। जब विपक्ष ने इसकी मांग की कि सेना को एक स्वर से बधाई देने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, तो सरकार ने सेना को बधाई देने के लिए यह मांग क्यों नहीं मानी और 45 दिन पहले संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान क्यों कर दिया? क्या किसी के पास इसका जवाब है कि सेना को बधाई देने के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग सरकार ने क्यों नहीं मानी? क्या इसका जवाब मिला? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।